पश्चिम बंगाल में एक ऐसे चुनाव की आग धधक रही है जो शायद इस राज्य का भविष्य हमेशा के लिए बदल दे। 23 अप्रैल को वोट पड़े और 29 को दूसरे चरण के वोट पड़ेंगे। 4 मई को नतीजे आएंगे। पूरा देश टकटकी लगाए बैठा है, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा। असली सवाल यह है कि बंगाल यहाँ तक पहुँचा कैसे। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तो पश्चिम बंगाल पूरे भारत की जीडीपी का 12% से ज़्यादा उत्पन्न करता था। देश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र और सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का दिमाग था। आज वही बंगाल सिर्फ 5 से 6% पर सिमट गया है। वही बंगाल जिसने स्वामी विवेकानंद दिए, रविंद्रनाथ टैगोर दिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए, आज राजनीतिक हिंसा, सांप्रदायिक दंगों और भ्रष्टाचार के सवालों में घिरा है। 16 अगस्त 1946 मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान चाहती थी और कलकत्ता की सड़कों पर जो हुआ, इतिहासकार उनसे द ग्रेट कलकत्ता किलिंग कहते हैं। 72 घंटों में, सिर्फ 72 घंटों में 4000 से ज़्यादा लोग मारे गए, 1 लाख से ज़्यादा बेघर हो गए। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। क्यों? क्योंकि उस वक्त बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन सईद सोहरावर्दी खुद मुस्लिम लीग के नेता थे। यह आग बुझने के बजाय पूरे बंगाल में फैल गई। 1946 और 47 के इन दंगों ने भारत विभाजन को अटल बना दिया। उस दौर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे साहसी मांग रखी कि अगर मुस्लिम लीग पाकिस्तान लेना चाहती है तो हिंदू बहुल बंगाल को भारत में रहने का अधिकार है। 15 अगस्त 1947 रेड क्लिफ लाइन खींची गई, बंगाल के दिल को चीर दिया गया। पूर्वी हिस्सा, पूर्वी पाकिस्तान जो 1971 में बांग्लादेश बना, पश्चिमी हिस्सा भारत का हिस्सा। लेकिन इस विभाजन की कीमत किसने चुकाई? उन 25 से 30 लाख हिंदुओं ने जो अपनी जमीन, अपना घर, अपनी यादें छोड़कर कोलकाता की सड़कों पर आ गए। जरा सोचिए, एक नवजात राज्य, कोई ठोस प्रशासन नहीं, संसाधन के नाम के नहीं, और लाखों भूखे बेघर टूटे हुए लोगों की भीड़। बाद में 1950 में कूच बिहार और 1955 में चंदननगर का विलय हुआ। 1956 के राज्य का में पुनर्गठन अधिनियम ने बंगाल को के नक्शे को अस्थायी रूप दिया। लेकिन विभाजन का वह घाव आज 2026 में एनआरसी, सीएए और घुसपैठ के नाम पर भी पीस रहा है। यही घाव आज चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज़ादी के बाद बंगाल को मिले डॉक्टर बिधान चंद्र राय। 1948 से 1962 तक 14 साल, और इन 14 सालों में उन्होंने बंगाल को एक ऐसे नींव दी जो आज भी इस राज्य को टिकाए हुए है। दुर्गापुर स्टील प्लांट, दामोदर घाटी परियोजना जिसे भारत का टीवीए कहा गया, आईआईटी खड़गपुर, भारत का पहला आईआईटी 1951 में स्थापित, कल्याणी, दुर्गापुर, विधाननगर, शून्य से बसाए गए नए आधुनिक शहर। उनके शासनकाल में बंगाल भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र था। टाटा बंगाल में, बिड़ला बंगाल में, गोयनका बंगाल में, सब इस राज्य को अपनी कर्म भूमि मानते थे। जीडीपी में बंगाल का योगदान 12% से ऊपर, अपराध दर भी कम, राजनीतिक स्थिरता उच्च। बंगाल आगे बढ़ रहा था तेज रफ्तार से। डॉक्टर बिधान रॉय सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं थे, वो एक डॉक्टर थे, एक स्वप्न दृष्टा थे, एक निर्माता थे। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। लेकिन 1962 में उनका निधन हो गया और धीरे धीरे बंगाल की दिशा बदलने लगी। 1967 में नक्सलवादी से एक चिंगारी उठी, नक्सलवाद। जमींदारों की हत्याएं शुरू हुई, राज्य में अस्थिरता बढ़ी। 1967 से 1977 तक बंगाल ने कई सरकारें देखी,
हर बार अस्थिरता और बढ़ती चली गई। 2011 माँ माटी मानुस का नारा गूंजा और ममता बनर्जी ने 34 साल के लाल किले को ढहा दिया। पहले बात करेंगे इनकी उपलब्धियों की, क्योंकि निष्पक्षता मांगती है कि श्रेय वहां दिया जाना चाहिए जहां वो बनता है। ममता के शासन में बंगाल की जीएसडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2011 में राज्य की अर्थव्यवस्था 4-5 लाख करोड़ थी। आज 2025 से 26 में वो 15 लाख करोड़ के आसपास है। गरीबी रेखा से 1 करोड़ 72 लाख लोग बाहर आए। कन्याश्री योजना को संयुक्त राष्ट्र ने भी पुरस्कार दिया। लक्ष्मी भंडार, महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता मिलती है। दुआरे सरकार से सरकारी सेवाएं घरों तक पहुंचाई गई। शिशु दर मृत्यु 2010 में 32 थी, 2020 में घटकर वह 19 हो गई। लेकिन अब बात करते हैं उस पहलू की जो अत्यंत चिंताजनक है। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का 2022 का डाटा कहता है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर 71.8 प्रति लाख है। यह राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। एक साल में 845 बलात्कार, 427 दहेज हत्याएं, 6870 अपहरण, 2771 पीओसी एसओ मामले। 2023 में 16 एसिड अटैक, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा। शिक्षक भर्ती घोटाला, एसएससी घोटाला, राशन घोटाला, सीबीआई और ईडी की छापेमारियां, वरिष्ठ टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारियां। यही मिश्रित तस्वीर है ममता के बंगाल की। एक तरफ विकास की रोशनी तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था का सवाल। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे मुख्य धारा की मीडिया अक्सर छिपा दिया करती है, या फिर जिसे सोशल मीडिया पर झूठ मिलाकर परोसा जाता है। मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा, सच भी और वो झूठ भी जो सच लगता है, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक जिम्मेदार इंसान का यह पहला कर्तव्य होता है। पहले बात करते हैं वेरीफाइड और डॉक्यूमेंटेड घटनाओं की और उनके तारीखों के साथ में। मुर्शिदाबाद, अप्रैल 2025। 8 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने वक्फ बिल संशोधन अधिनियम लागू किया। इसके खिलाफ मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन शुरू हुए। 10 अप्रैल और 11 अप्रैल 2025 गुरुवार और दिन शुक्रवार को हालात बिगड़े। NH 12 को ब्लॉक किया गया, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, निमिता रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ, रेल सेवा रोकी गई। 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार, धुलियान के शमशेरगंज में एक भीड़ ने 2 हिंदुओं पर हमला किया। हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास, पिता और पुत्र दोनों मूर्तिकार थे। दोनों को बर्बरता से मार डाला गया। यह एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट और वेरीफाइड भी है। यह एक शर्मनाक घटना है और इस पर सवाल उठना चाहिए। उसी दिन की बात है, 400 से ज्यादा हिंदू परिवार, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग अपना घर छोड़कर भागीरथी नदी को पार करके मालदा जिले में शरण लेने पर मजबूर हो गए। कुल मृतक 3 लोग, 2 हिंदू, 1 मुस्लिम, जो कथित पुलिस फायरिंग में मारा गया। 274 से ज्यादा गिरफ्तारियां, 60 FIR। कलकत्ता हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा। BSF को बुलाई गई। सवाल यह है, ममता बनर्जी की सरकार ने समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर अदालत को क्यों बुलानी पड़ी BSF? यह सरकार की सीधी विफलता है। अब बात दूसरी घटनाओं की करते हैं। 9 अगस्त 2024 कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज, एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या हुई। कोलकाता की सड़कें आंदोलन से भर गई। देश भर में गुस्सा फैला। यह सांप्रदायिक घटना नहीं थी, लेकिन इसने साबित किया कि बंगाल में महिलाएं चाहे किसी भी धर्म की हो, सुरक्षित नहीं है। जनवरी 2024 संदेश खाली, उत्तर 24 परगना के संदेश खाली टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर हिंदू महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगे। महिलाएं सड़क पर उतरी। सीबीआई
जांच शुरू की गई। मई 2021 चुनाव के बाद की हिंसा। टीएमसी ने 215 सीटें जीती, लेकिन जश्न की रात हिंसा में बदल गई। कई जिलों में बीजेपी और हिंदू कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप लगे, घर जलाए गए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की खबरें सामने आई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने स्वतः संज्ञान लिया। रिपोर्ट में कहा गया लॉ एंड ऑर्डर का पूर्ण कोलैप्स हुआ। 2018 से 2023 तक हर साल रामनवमी और हिंदू जुलूसों पर हमले की खबरें आती रहती है। रानीगंज, आसनसोल, हावड़ा, पत्थरबाजी, बम, तलवारें। अब एक बहुत जरूरी बात, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई। एक हिंदू परिवार पति, पत्नी और बच्चे की मृतदेह देखी। दावा किया गया कि यह मुर्शिदाबाद 2025 की घटना है। मुसलमानों ने इस परिवार को मारा। यह दावा झूठा था। फैक्चुअल और सेल्फ चेक जैसी वेरीफाइड फैक्ट चेक वेबसाइट्स ने इसकी जांच की। यह तस्वीर अक्टूबर 2019 की थी। बंधु प्रकाश पाल, उनकी पत्नी और बेटे की हत्या हुई थी, लेकिन हत्यारा उत्पल बेहरा नाम का व्यक्ति था। वो मुस्लिम नहीं था। मामला पैसों के विवाद का था। अगस्त 2023 में उसे अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। मैं यह बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब हम झूठ फैलाते हैं तो असली पीड़ितों की आवाज कमजोर हो जाती है। हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या असली है, उस पर सवाल उठाए, लेकिन झूठी तस्वीरों से नहीं। और अब वो हिस्सा जिसके लिए पूरा देश बेसब्र है। 2026 का बंगाल चुनाव। 23 अप्रैल को मतदान हुए और 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना बाकी है। 4 मई को नतीजा आने हैं और 294 सीटें, और एक इसमें नया ट्विस्ट आई। चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से टोटल 91 लाख नाम हटा दिए। जरा सोचिए, 91 लाख। यह संख्या कई छोटे राज्यों की पूरी आबादी से ज़्यादा है। मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, मालदा, नदिया और दक्षिण 24 परगना में सबसे ज़्यादा नाम काटे गए। टीएमसी कह रही है यह अल्पसंख्यक और गरीब मतदाताओं को वोट से वंचित रखने की साजिश है, और वहीं बीजेपी कह रही है कि यह फर्जी और अवैध वोटरों को हटाना था। और अब आई सबसे बड़ी खबर। भवानीपुर, जो ममता बनर्जी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां 47,000 से ज़्यादा नाम काटे गए और ममता की से 2021 की जीत का अंतर था 58,832 वोट। मतलब मुकाबला अब बेहद कड़ा है। बीजेपी ने जो दाव चला वो देखिए। 2 अप्रैल 2026 को अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से नामांकन दाखिल किया। वो भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीटों से लड़ रहे हैं। यह वही शुभेंदु हैं जिन्होंने 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया भी था, और अब वो ममता के घर में घुसकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और ममता के घर में घुसकर वोट लड़ने की तैयारी में है। ममता बनर्जी ने भी भवानीपुर से नामांकन दाखिल किया, और अब मुकाबला सीधे ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु का है। यही 2026 का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा है। अब बात करते हैं दोनों पक्षों की रणनीति की। टीएमसी का दाव, लक्ष्मी भंडार सामान्य महिला को 1,500 रुपये हर महीने, और SC/ST महिलाओं को 1,700 रुपये, बेरोजगार युवाओं को 1,500 रुपये, और 30,000 करोड़ का कृषि बजट। और सबसे बड़ा नारा, बंगाली अस्मिता, बंगाली पहचान। ममता कह रही है कि बाहरी लोग बंगाल नहीं चला सकते, लेकिन बीजेपी का दाव, शिक्षक भर्ती घोटाला, SSC घोटाला, आरजीकर की घटना, संदेशखाली का अत्याचार, अवैध घुसपैठ और बांग्लादेश बॉर्डर सुरक्षा UCC यानी समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा है। ओपिनियन पोल्स क्या कह रहे हैं? 44% से ज़्यादा वोटर टीएमसी सरकार को सकारात्मक रेटिंग दे रही हैं, लेकिन
सपोर्ट बेस सिकुड़ रही है। सीएम की पसंद में ममता आगे हैं 41% के साथ, लेकिन बीजेपी के पास कोई एक स्पष्ट सीएम चेहरा नहीं है जिससे उनका वोट बटा हुआ है। एक और बड़ा ट्विस्ट है, AIMIM के नेता ओवैसी ने अपने सहयोगी हुमायूं कबीर से नाता तोड़ लिया। कबीर पर बीजेपी से 1000 करोड़ लेने का आरोप वायरल हुआ। अगर मुस्लिम वोट बटा तो कई सीटों पर टीएमसी को बड़ा नुकसान हो सकता है। मुर्शिदाबाद में 3 तरफा मुकाबला है, टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। उत्तर बंगाल बीजेपी का गढ़ बनता जा रहा है, दक्षिण बंगाल टीएमसी की ढाल है और बंकुरा, पुरुलिया, झारग्राम से ये 7 सीट्स हैं जो नतीजा तय करेंगी। बंगाल की कहानी सुनकर मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या बंगाल वापस वहां जा सकता है जहां वो पहले था? जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए राजनीति से ऊपर उठना होगा। बंगाल को चाहिए निष्पक्ष पुलिस, बड़े उद्योगों की वापसी, महिला सुरक्षा, हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए सांप्रदायिक शांति, भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षित बॉर्डर। 2026 का चुनाव केवल सत्ता बदलने का चुनाव नहीं है, यह तय करेगा कि बंगाल विवेकानंद के सपनों की ओर जाएगा या हिंसा और बंटवारे के दलदल में और धंसेगा। मैंने आज आपको तथ्य दिए, तारीखें दी और सच झूठ का फर्क समझाया। फैसला अब आपका है, आप क्या सोचते हैं? 4 मई 2026 को बंगाल में क्या होगा? कमेंट में जरूर लिखिए। 1 लिखिए अगर टीएमसी जीतेगी, 2 लिखिए अगर बीजेपी आएगी और 3 लिखिए अगर कुछ और होगा। अगर यह वीडियो आपको सच्चाई के करीब थोड़ा सा भी लेके गया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे इस ललन राणा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और निष्पक्ष वीडियो आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं हूं ललन राणा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।